तो चलो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करें। हमने वैसे खैर पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था दिल्ली सल्तनत। मैंने आपको इसका ओवरव्यू भी बता दिया था। आज हम इसे बेसिक से जानेंगे। चलो ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को क्या कहते हैं हम, गुलाम वंश, गुलाम वंश या फिर दास वंश। ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था स्लेव डायनेस्टी का, देखो इसका टाइम पीरियड था कहाँ से कहाँ तक, 1206 से तो 1290 एडी तक इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको। चलो ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था कौन, गौरी का गुलाम। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, यह कौन था, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। और आप बाकायदा लिखते भी रहिए पॉइंट वाइज। ठीक है। ऐबक की मीनिंग क्या होती है, ऐबक की मीनिंग होती है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी लाहौर। लाहौर इसकी राजधानी थी। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक की मीनिंग क्या होती है, चंद्रमा का देवता। और स्लेव डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, ये थी लाहौर। ठीक है, देखो। और हाँ, और जो इसकी जाति थी, किसकी जाति, ऐबक की, ये तुर्किश था, ये तुर्की था। ठीक है। देखो हम जानते हैं कि ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ऐबक मोहम्मद गौरी के पास आया कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक जगह पड़ती है अफ़गानिस्तान में, निशापुर। निशापुर एक जगह पड़ती है कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। ठीक है। और इस निशापुर जगह में ही क्या लगता है, गुलामों का मेला लगता है। यहाँ पर ही गुलामों का मेला लगता है। ठीक है। और इसी मेले से एक सरदार था जिसका नाम था क्या, फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़। इसी मेले से फ़खरुद्दीन अली अजीज, फ़खरुद्दीन अली अजीज़ ने ही ऐबक को क्या किया था, खरीदा था। इसी ने क्या किया था, ऐबक को खरीदा था, खरीदा था। और ऐबक को खरीदने के बाद इसने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को सौंप दिया था। और मोहम्मद गौरी ने अपने यहाँ पे उसे अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया था। मतलब अस्तबल का प्रमुख मतलब जो घोड़ों की देखरेख करने वाला। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। ऐबक को मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, अपने यहाँ अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया था।
और आप एक बात याद रखिएगा, जो ये अस्तबल के प्रमुख को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आमिर। आमिर ये आखुर, मतलब ऐबक क्या था, गौरी क्या, ये था आमिर याखूर के पद पर नियुक्त था। ठीक है। और हाँ, जो दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज क्या थी, मतलब भाषा क्या थी, दिल्ली सल्तनत की भाषा थी फारसी। आप याद रखिएगा, अक्सर पूछते रहता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। आप ये नोट करके लिखिएगा कि फारसी में गुलामों को बदंगा कहा जाता है। बदंगा कहा जाता है, मतलब कि इनको स्लेव डायनेस्टी में क्या था, मतलब दिल्ली सल्तनत में गुलामों को बदंगा कहा जाता था। क्यों? और इन्हें सैनिक सेवा के लिए रखा जाता था कि मतलब युद्ध के दौरान ये सैनिकों की सेवा कर सके। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ उपाधियों की कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखो, इसी एक उपाधि थी लाख बख्श की। लाख बख्श की मतलब, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। ऐबक जो था ये दान देने में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए इसे लाखों का दान देने वाला क्या मतलब किसे बोलते थे? ये बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखो, इसे और एक उपाधि प्राप्त थी जो आपने सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक उपाधि दी गई थी इसे, किसकी? हातिम सेकंड की। मतलब ये कहा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड भी कहा जाता था। ठीक है। चलो मैं इसे रफ कर दूं। ओके सर। क्या आपको पता है कि इसने कभी कोई सिक्के चलवाए थे अपने शासनकाल के दौरान? नहीं। या फिर इसने सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करी थी? ये आप जानते हैं क्या? नहीं। ऐबक ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कभी सिक्के नहीं चलवाए थे। इसने सिक्के नहीं चलवाए थे, आप ये बात याद रखिएगा। और ना ही इसने सुल्तान पद की, ना ही इसने सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ना ही इसने कभी कोई सिक्के चलवाए थे और ना ही सुल्तान पद की इसने क्या करी थी, सुल्तान पद की कभी स्वीकृति नहीं ली थी। मतलब ये सुल्तान नहीं था, सिर्फ इसने शासन किया था। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इसने कुछ निर्माण करवाए थे। देखो, इसने क्या क्या निर्माण करवाए थे, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखो, इसने करवाया था एक 2.5 दिन का झोपड़ा, या फिर इसे बोलते हैं हम 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर। मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा एक बार। 2.5 दिन का झोपड़ा, मैं एक बार इसकी कहानी आपको बता दूं। देखो, हमने बात करी थी गौरी के समय में, जो अजमेर में किसका शासक था? अजमेर में शासन था पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से पहले भी एक शासक थे, उनका नाम था क्या? विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ। इन्होंने ही अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी। संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी। और इसी विद्यालय को तोड़ के
मोहम्मद गौरी ने क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़े से पहले वहाँ पर क्या था? वहाँ पर स्कूल था, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक प्रकार की मस्जिद है। आप ये याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है। ठीक है। इसने एक और चीज़ बनवाई थी, उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद पड़ती है दिल्ली में। ठीक है, ये आपको कभी पूछ लेता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है दिल्ली में। ठीक है, देखो, और इसने जो महत्वपूर्ण कार्य करवाया था उसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने क्या करवाया था? कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नींव रखी थी। ऐबक ने सिर्फ नींव रखी थी, बनवाई नहीं थी। इसकी सिर्फ उन्होंने एक ही मंजिल बनवाई थी। देखो, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये रहा मीनार, दिख तो रहा है ना? दिख रहा है ना? देखो, जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिलों में बटी हुई है। 5 मंजिलों में बटी हुई है। 1 2 3 4 5। जो इस मंजिल का निर्माण करवाया था किसने? ऐबक ने। हाँ, ये वाली, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ कर दूं। मैं इसे भी रफ कर देता हूँ। हम थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये रही अपनी कुतुब मीनार। यहाँ 5 मतलब ये क्या है? ये 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, 1 2 3 4 5। और ये कहाँ पर है? ये पड़ती है दिल्ली में, याद रखिएगा। इसकी जो पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था ऐबक ने। और ये बाकी जो 3 मंजिल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था इसके बाद जो शासक आएगा, कौन? इल्तुतमिश। आप याद रखिएगा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये जो लास्ट मंजिला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आप बता सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है? आप बता सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है? 270 मीटर। नो, इसकी हाइट है 73 मीटर। आप इसे फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। ठीक है, मतलब आप इससे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बता देना मुझको बाद में। चलो ठीक है, ये तो होगा इसके क्या जिसने ये निर्माण करवाया था, क्या क्या इसने भारत में नींव रखी थी। ठीक है, अब हम इसके बारे में क्या बात करेंगे आगे? चलो अब हम आगे देखते हैं। और हाँ, आप बाकायदा नोट भी करते रहिए इसको कि मतलब कैसे से क्या है ये। ऐबक का एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका एक गवर्नर था। आप बता सकते हैं क्या था? इसका एक गवर्नर था, उसका क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। ओके सर। बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और साथ में किसको किया था? नालंदा तो सब जानते, लेकिन इसी ने ही विक्रमशिला को भी ध्वस्त किया था। विक्रमशिला
विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। और ये नालंदा कहाँ पर पड़ता है? ये नालंदा पड़ता है बिहार में। वेरी गुड, ये पड़ता है कहाँ? बिहार में। ठीक है, अब हमने क्या क्या जान ली ऐबक के बारे में बात। दिल्ली सल्तनत मतलब स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्या था? दिल्ली सल्तनत में एक वंश था, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम दास वंश भी बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या था? इस 1206 स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1206 से तो 1290। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसे कहा जाता था क्या? लाख बख्श या फिर हातिम सेकंड, क्या थी इसकी उपाधियाँ थी। ठीक है, और इसका गवर्नर कौन था? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी मृत्यु के बारे में कि इसकी मृत्यु किस टाइप से हुई थी और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। सीढ़ी से गिर गया। नहीं, ये सीढ़ियों से नहीं गिरा था, ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। हाँ, अब हम इसकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे। इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1210 एडी में। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमेनी, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का समय। और जीसस क्राइस्ट के पहले का समय क्या बोलते हैं हम लोग? बीसी कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ, बिफोर क्राइस्ट। और ये क्या हो गया? एडी। ठीक है, और इसकी मृत्यु का रीज़न क्या था? इसकी मृत्यु का कारण था ऐबक को ना पोलो खेलने का बहुत शौक था इसको। पोलो आप जानते हो ना किस टाइप से खेलते हैं? एक रहती स्टिक और घोड़े से बैठ के जो बॉल मारते हैं उसे कहते हैं पोलो। तो इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। चौगान या इसे भी पोलो कहते हैं। चौगान खेलते समय यहाँ क्या हुआ था? यहाँ घोड़े से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसे दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में। और इसे लाहौर में दफनाया गया था। आप लोग भी याद रखिएगा, इसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। तो आज हमने ऐबक के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, मतलब जीरो से लेकर तो एडवांस लेवल तक, इससे आगे का कुछ नहीं आएगा इससे आगे। ठीक है, अब ऐबक के बाद था कौन? इसी का पुत्र, उसका क्या नाम था? आराम से। उसका नाम था आराम शाह। सेकेंड नंबर का उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह, देखो नाम से स्पष्ट है आराम शाह, मतलब ये उतना पावरफुल शासक तो नहीं था ये, इसलिए इसने कम से कम 8 से 9 महीने सिर्फ शासन किया और इसकी हत्या कर दी किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। तो हम अब बात करें किसकी? इल्तुतमिश की। ये बहुत, और इल्तुतमिश बहुत ही आईएमपी शासक है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके बारे में हम जो भी बातें हम जानेंगे और पूरा बेसिक से। अपना ऐसा है कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, पहले यार वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और जो बैठे देख रहे हैं वो लोग भी, ठीक है? हम अब बात करेंगे इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1211 से 1236 एडी तक, ठीक है? इल्तुतमिश, देखो दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश को। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का, इसे ऐबक कहा जाता था। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो हम किसे कहते थे? इल्तुतमिश को कहते थे। चलो हम लिख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक
ये अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता था? इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं हम लोग? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। मैं आपको बताऊंगा कि इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं। देखो, कहा जाता था। ये रहा गौरी। गौरी का गुलाम कौन था? गौरी का गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। इसलिए इसे हम क्या कहते थे? गुलामों का गुलाम भी कहते थे। ठीक है, और इल्तुतमिश की जाति क्या थी? इसकी जाति थी, यहाँ क्या था? इलबरी तुर्क था, इलबरी तुर्क। और ऐबक क्या था? ऐबक तुर्किश था, ये भी तुर्की है। इलबरी तुर्क इसे कहा जाता था। ठीक है, यहाँ ऐबक की मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था? ये पूछ लेता है। यहाँ ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का था? बदायूं का। और बदायूं कहाँ पर पड़ता है? आप लोग बताओ। बदायूं पड़ता है उत्तर प्रदेश में। हर किसी को मालूम रहता है कि बदायूं कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी याद रखिएगा। ठीक है। और हाँ, यहाँ से तो दिख रहा है ना। और इसकी राजधानी क्या थी? देखो, इसकी राजधानी क्या किया था इसने? देखो, ऐबक के समय राजधानी थी लाहौर, लेकिन इसने राजधानी दिल्ली ला ली थी। मतलब लाहौर से दिल्ली लाई थी। मतलब इसने क्या किया था? दिल्ली पर शासन किया था। आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं अब रफ कर देता हूँ। इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानेंगे कि इसने कौन कौन से काम किए थे इल्तुतमिश ने। और आप बाकायदा लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम्स या फिर पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डेटा सफिशेंट है क्या? नहीं, क्यों? देखो, लूसेंट से भी ज़्यादा डेटा है यहाँ पर। लूसेंट में वाला आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है नहीं है। ये पूरा 100% यही डेटा आएगा, यकीन मानिए। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। आप नोट डाल के लिखिएगा। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, इसने कौन कौन से कार्य करे थे हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, इसने एक चालीसा दल का गठन भी किया था। मतलब क्या होता है चालीसा दल? कि एक दल रहेगा, उसमें 40 व्यक्ति रहेंगे, और उनका काम क्या रहेगा? उनका काम रहेगा कि राजा को सहयोग देना, उनके प्रशासनिक कार्यों के बारे में उन्हें सलाह देना। इसलिए क्या किया था इल्तुतमिश ने? 40 दल का गठन किया था, मतलब 40 लोगों का दल का। तो देखो, लिखो, पहला क्या किया था? 40 दल का गठन। 40 दल का गठन जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता है। ये पूछता है अक्सर, चहलगामी। ये पूछता है कि तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था? ये किया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश ने एक और काम किया था। क्या इसने सिक्के चलवाए थे? जरूर चलवाए थे। इसने क्या सिक्के चलवाए थे? जरूर। इसने क्या किया था? आप लिखते रहिए, साथों साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी सुनते रहिए। इसने
अरबी भाषा के शुद्ध सिक्के चलवाए थे। सिक्के चलवाए थे। जैसे एक सिक्का था चांदी, और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता टंका। क्या कहा जाता था? टंका या फिर टक्का। हाँ, और एक और सिक्का चलवाया था, उसे क्या कहा जाता था? जीतल। मतलब वो क्या था? वो था कॉपर का। और कॉपर के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। ठीक है, अक्सर पूछता है कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था क्या? टंका। और कॉपर के सिक्के को उसे कहा जाता था जीतल। ठीक है, हम एक और बात करेंगे कि इसने एक और प्रणाली की शुरुआत करी थी, आप ये लिख लीजिएगा। और वो क्या थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत। बता सकता है कोई कि इक्ता प्रणाली क्या थी इसकी? हम बात करेंगे इक्ता प्रणाली की शुरुआत। देखो, आज हम बकायदा पूरा बेसिक से पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है इक्ता प्रणाली। पूछता है कि इक्ता प्रणाली होती क्या है। देखो, ये था पूरा इल्तुतमिश का साम्राज्य। ये क्या था? पूरा इल्तुतमिश का एरिया था, जहाँ तक इसने पूरे राज्य को कवर किया था। ठीक है, और ये रहा दिल्ली। यहाँ पर कौन बैठा? यहाँ पर बैठा है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था ना, वो बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था। उसने क्या किया था कि अपने राज्य को सब प्रांतों में बांट दिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था? हर एक प्रांत का एक प्रमुख बनाया था। जैसे इस प्रांत का प्रमुख ये रहेगा, इस प्रांत का प्रमुख ये रहेगा, और इस प्रांत का प्रमुख ये रहेगा। तो इन प्रमुखों को क्या कहा जाता था? इस प्रमुख को कहा जाता था इक्तेदार। ठीक है, और इक्तेदार के पास एक सेना भी हुआ करती थी। इक्तेदार के पास क्या हुआ? एक सेना भी हुआ करती थी। और इक्तेदार का काम क्या था कि इल्तुतमिश के राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाना, और क्या करना कि जितना भी प्रांतों से टैक्स वसूला जाता है उसका काम कौन करता था? वो करता था इक्तेदार। ठीक है, और कोई भी बाहरी सूचना हो, ये पहले पहुंचती थी इक्तेदार के पास, और इक्तेदार सूचित करता था किसको? इल्तुतमिश को। और इसका काम क्या होता था? और इसका काम होता था टैक्स वसूलना। ठीक है, यही थी क्या अपना इक्ता प्रणाली। और इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था, जो हम आगे चलेंगे, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था। खैर, हम पढ़ेंगे उसको, वो हम जानेंगे खिलजी वंश में। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा। एक बात आती है कि इल्तुतमिश ने कभी युद्ध लड़ा था? ज़रूर लड़ा था। देखो, हम अब बात करेंगे इल्तुतमिश के युद्ध के बारे में। महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है, आपने एक शासक का नाम सुना होगा क्या? चंगेज़ खां। दिख तो रहा है ना पूरा? ठीक है, आपने एक शासन का नाम सुना होगा चंगेज़ खां। हम बात करेंगे 1221 की। हम बात कर रहे हैं 1221 एडी की। एक जगह थी मंगोल, जो चीन के एरिया में पड़ती है। क्या? मंगोल। मंगोल, जो गोभी मरुस्थल भी बोलते हैं, वहीं पे है। देखो, मंगोल का एक शासक था, उसका क्या नाम था? चंगेज़ खां। चंगेज़ खां। चंगेज़ खां एक ऐसा शासक था कि जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी। मतलब पूरी दुनिया इससे खौफ ज़्यादा थी। ये ऐसा शासक था चंगेज़ खां, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, चंगेज़ खां। और इसके पिता का नाम था शायद एगुसाई, ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूँ। इसके पिता का नाम था
एगुशाई। और ये क्या थी, एक जाति थी इनकी, ठीक है। तो कौन था, चंगेज खां। और यहाँ पर किसका शासन था, यहाँ पर शासन था दिल्ली में इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का। देखो चंगेज खां, चलो ठीक है वो छोड़ो, एक आदमी था उसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। एक आदमी था वो, उसका क्या नाम था, जलालुद्दीन। आप लोग इधर ध्यान दिया करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, मकबरनी, ठीक है। चंगेज खां और जलालुद्दीन की क्या हो गई, तूतू मैमे हो गई, ठीक है। तो ये जलालुद्दीन मकबरनी कहाँ गया भाग के, ये गया इल्तुतमिश के पास। क्या इल्तुतमिश ने इसे शरण दी थी, नहीं दी थी। इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी, क्योंकि ये कौन था, चंगेज खां, और इससे तो पूरी दुनिया डरती है, तो इल्तुतमिश भी डरेगा ही, ठीक है। तो क्या किया था, इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी थी और अपने राज्य को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया था, ठीक है। हाँ मतलब अपने राज्य को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया था, ठीक है। ये पूछता है कि इल्तुतमिश ने किसको शरण नहीं दी थी, ठीक है, किसको नहीं दी थी, जलालुद्दीन मकबरनी को। चंगेज खां के आक्रमण से किसने दिल्ली सल्तनत को बचाया? हाँ ये अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। हम इसके बाद एक और आक्रमण के बारे में बात करेंगे। देखो आपने क्या है, अक्सर आप पूछते रहता है एसएससी में क्वेश्चन वाले, ठीक है। हमने अभी तक तराइन के 2 युद्ध पढ़े हैं। फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1191 एडी में, और सेकेंड कब हुआ था तराइन का, ये हुआ था 1192 एडी में। लेकिन तराइन का एक और युद्ध होगा अब, जो हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो गौरी कहाँ, देखो गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक। ऐबक ने भारत में आके गुलाम वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन ऐबक के और भी बहुत सारे गुलाम थे। उनमें से एक गुलाम था कौन, याल्दोस। एक शासक कौन था, याल्दोस। यह भी कौन था, यह भी क्या था, यह गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था। और दिल्ली में कौन था, मैंने आपको अभी बताया, दिल्ली में था कौन, इल्तुतमिश। दिख रहा है ना आप सबको, क्यों दिख रहा है ना, सही देखिए, फीका तो नहीं लिखवा रहा है ना, चलो ठीक है। दिल्ली में किसका शासन था, दिल्ली में शासन था किसका, इल्तुतमिश। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, खैर मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा समझ जाया करिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। दिल्ली में किसका शासन था, दिल्ली में शासन था, यार एक मिनट रुको, इसमें सही डाल देना है। दिल्ली में शासन था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का, ठीक है। तो याल्दोज क्या चाह रहा था, दिल्ली पर आक्रमण करना। तो इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध हुआ था, वो हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध या थर्ड बैटल ऑफ तराइन। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जयचंद वर्सेस गौरी के बीच में। हाँ एक जगह पड़ा थी कन्नौज में, यूपी, वहीं पे हुआ था इसका भी, चलो ठीक है। तृतीय युद्ध ये हुआ था इसके बीच में, याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1215 से तो 1216 एडी के बीच में, ये वाला युद्ध हुआ था, ठीक है। आप ये तीनों युद्ध के बारे में जानकारी रखिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये अक्सर पूछते रहता है, ठीक है।
इसके बाद एक और युद्ध हुआ था। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 युद्धों के बारे में जाना, मतलब खैर एक था चंगेज़ खान और ये वाला हुआ था थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। एक और शासक था, वो भी गौरी का गुलाम था, उसने भी प्रयास किया दिल्ली पर हमला करने के लिए, ठीक है। देखो उसका क्या नाम था? नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, नाम भी कैसा कुबाचा, ठीक है। बाचा सीधे सीधे याद रखते हैं। और ये कौन था? ये भी था गौरी का गुलाम, काबुल और गौरी का गुलाम, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? मैंने अभी बताया था आपको, दिल्ली में किसका शासन है? यह है इल्तुतमिश का शासन। काबुल और कंधार पर एक इल्तुतमिश का शासन, ठीक है। और इसके बीच में भी युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुई थी? नासिरुद्दीन कुबाचा की हार हुई थी और इसकी क्या हुई थी? जीत हुई थी, ठीक है। तो इस हार के बाद ये जो नासिरुद्दीन कुबाचा है, इसने इंडस रिवर में, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी, सिंधु नदी, नासिरुद्दीन कुबाचा ने अपनी हार के बाद सिंधु नदी में आत्महत्या कर ली थी। मतलब वो क्या किया था? इस नदी में कूद गया था। को नासिरुद्दीन कुबाचा अक्सर पूछा जाता है। हिटलर के जैसा। हाँ, मतलब बहुत आत्मघाती था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मकबरों के बारे में जो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इन्होंने शायद निर्माण भी करवाया है, ठीक है। और एक चीज़ आप बता सकते हो कि मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टम्ब, इल्तुतमिश को। फादर ऑफ टम्ब कहा जाता है इल्तुतमिश को। चलो हम देखते हैं। महत्वपूर्ण मकबरे, ठीक है। देखो फादर ऑफ टम्ब या फिर मकबरों का पितामह लिख देते हैं क्योंकि अपने पास ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी वाले हैं। मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इल्तुतमिश को कहा जाता है। आप किसी से पूछिएगा, अक्सर लोगों को मालूम नहीं रहता ये सब चीज़ें कि मकबरों का पितामह किसे कहते हैं। ये कहते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है। देखो इल्तुतमिश का एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था नासिरुद्दीन मसूद। कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है। तो इसकी मृत्यु के दौरान, मतलब इसकी मृत्यु के बाद इसने नासिरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा बनवाया था। उसका क्या नाम था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। वेरी इम्पोर्टेंट, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। भलाई मेरी आपको राइटिंग समझ ना आए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर गौर कीजिए, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दिल्ली में। आपके कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दिल्ली में। अभी पूछ लेता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ भारत का पहला मकबरा था। क्या था ये? भारत का पहला मकबरा, इसे कहा जाता है पहला मकबरा। किसे कहा जाता है? सुल्तानगढ़ी के मकबरे को ही भारत का पहला मकबरा कहा जाता है, ठीक है। एक और हम जानेंगे एक और मकबरे के बारे में। आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, और आप लोग भी। देखो एक जगह पड़ती है नागौर, और नागौर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान का नागौर जिला।
ये एक ज़िला है, नागौर ज़िला। और यहाँ पर एक मकबरा है इसका, यहाँ पर है एक अतारकीन, यहाँ पर अतारकीन का मकबरा है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अतारकीन कहाँ पर है? नागौर। और नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, देखो इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीते जी अपना मकबरा बनवा लिया था। ठीक है, मतलब इल्तुतमिश ने, आप IMP करके लिखिएगा, इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनाया था। इसने क्या किया था? स्वयं का मकबरा बनाया था। ये मकबरा है, आप तो खैर समझ जाओगे क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ। इसने क्या किया था? स्वयं का मकबरा बनवाया था। हमने ये जाना इल्तुतमिश के बारे में सारी जानकारी। हाँ, और हाँ कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1236 AD में। और हाँ, और यहाँ एक ऐसा शासक था जिसने, नोट करके लिखिएगा, सुल्तान के ऊपर ध्यान यह एक इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा, मतलब बगदाद इराक की राजधानी, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति हासिल करी थी। मतलब लिखित में एक इल्तुतमिश को एक सर्टिफिकेट मिला था और जिसमें लिखा गया था कि आपको, मतलब सुल्तान पद की स्वीकृति दी जाती, मतलब लिखित में। तो आप लिखिएगा सुल्तान पद की स्वीकृति हासिल करने वाला पहला शासक। वैधानिक स्वीकृति मतलब लिखित में। वैधानिक, सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति हासिल करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, हमने इल्तुतमिश के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से तो 1236 तक। ठीक है, इसने राजधानी कहाँ से कहाँ लाया था? इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता था? इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ठीक है, और कुछ मेन जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया हूँ। और इसे मकबरों का पितामह भी कहा जाता था। अतारकीन का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नागौर में। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दिल्ली में। ठीक है, चलो इसके बारे में कौन सा शासक आएगा? हमने पढ़ लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, और इसके बाद आएगा इल्तुतमिश का ये पुत्र रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बाद आती है रजिया सुल्तान। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? रुकनुद्दीन के बारे में। ठीक है, देखो इल्तुतमिश के बाद आया था, कौन शासक आया था? रुकनुद्दीन। क्या? चलो ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी लंबी चलेंगी, मतलब आज की क्या है, मैराथन है। ठीक है, रुकनुद्दीन देखो, इसने भी कम से कम 8 से 9 महीने शासन किया। और इसके हटने का रीज़न क्या था? देखो, ये तो सिर्फ नाम मात्र का शासक था, लेकिन शासन असल में कौन कर रहा था? देखो, इसके पीछे इसकी माँ का हाथ था, मतलब शाह तुर्कान। ये तो सिर्फ नाम मात्र का शासक था, लेकिन रियल में शासन कौन कर रहा था? शाह तुर्कान, इसकी माँ शाह तुर्कान। ठीक है,
और ये बात क्या है, जो दिल्ली में अमीर थे, कोई जमींदार थे, उन लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसकी जगह उन्होंने इल्तुतमिश की बेटी को गद्दी पर बैठाया। उसका क्या नाम है? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान की। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये बेटी थी इल्तुतमिश की। ठीक है, वैसे वास्तव में इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी बेटी शासन करे, और आखिर वही हुआ। अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया, चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या था? रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड था 1236 से तो 1240। मैं आज आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि कुछ भी पॉइंट नहीं छूटेगा, बिल्कुल बेसिक से, जो आपको डेटा लुसेंट में भी नहीं मिलेगा ये वाला डेटा। ठीक है, देखो रजिया सुल्तान ने क्या किया था। यहाँ दरबार में खुले मुंह आया करती थी, मतलब इसने क्या किया था? पर्दा प्रथा का त्याग किया था। देखो, खुले मुंह दरबार में आना, मतलब दरबार में आया करती थी, आप ऐसा लिख लीजिए, दरबार में आया करती थी। ठीक है, और यहाँ खुले मुंह दरबार में तो आती थी, और साथ में मतलब एक टोपी पहन के और ऐसी चोगा पहन के या फिर कोट पहन के ही दरबार में आया करती थी। ये टोपी तथा चोगा पहनकर दरबार में आया करती थी। आप मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पे आप गौर करिए। खैर, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, देखो, और यहाँ भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, देखो हमने अभी तक जाना, हमने क्या पढ़ा था इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश के शासनकाल में, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्तेदारी प्रथा लॉन्च करी थी, मतलब लाया था। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को अपनाया था। देखो, इक्तेदारी का मतलब मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ये रहा कौन? दिल्ली। और यहाँ पर क्या है? ये जो राज्य है ये प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं प्रांतों में से एक प्रांत था भटिंडा। भटिंडा, और इसका इक्तेदार कौन था? आपने नाम भी सुना होगा, अल्तुनिया। अल्तुनिया, ठीक है, इसका इक्तेदार था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया ने क्या किया उस टाइम में कि इसने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। दिल्ली पे कौन था? दिल्ली में था कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। जब अल्तुनिया ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करी, जब ये बात रजिया को पता चली तो इसने क्या किया? इसने अल्तुनिया पे आक्रमण किया। जब ये इसने देखो, रजिया ने अल्तुनिया पे आक्रमण किया तो जीत किसकी हुई? जीत हो गई थी किसकी? इल्तुतमिश की। अल्तुनिया की जीत हुई, अल्तुनिया की, और हार हुई किसकी? रजिया सुल्तान की। जैसी रजिया सुल्तान ने दिल्ली छोड़ी तो दिल्ली पे कौन बैठ गया? दिल्ली पे बैठा कौन? बहराम शाह।
इसी का फ़ायदा उठाकर बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। देखो, रजिया यहाँ से भी गई और यहाँ से भी गई, तो इसने क्या किया, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अल्तुनिया से विवाह किसने किया था? रजिया ने किया था। विवाह करने के बाद ये पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए लौटती है। तो एक जगह है कैथल, एक जगह पड़ती है, दिख रहा ना यहाँ पे। जब वापस गद्दी हासिल करने के लिए जब लौट रही थी दिल्ली, तो एक जगह पड़ती है कैथल। तो कैथल के पास ही 1240 एडी में कुछ डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान का चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, हाँ। और दिल्ली पे किसका शासन हो गया? दिल्ली पे शासन हो गया बहराम शाह का। ठीक है, आज क्लास थोड़ी लंबी चलेंगी। और हाँ, आप बाकायदा नोट्स भी करते रहे। पहले यार वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी कर दिया करो यार, एक ख़ास विनती रहती है आप लोगों से। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। ठीक है, देखो, कुछ रजिया के विश्वास पात्र भी थे, मुझे ध्यान आ गया, बता दूँ। एक विश्वास पात्र था एदगीन, हम आगे पढ़ेंगे एदगीन। और रजिया ने जो इसको दिया था, क्या दिया था इसको, ये किस चीज़ का कार्य प्रमुख था? ये था आमिर हाजिब। ये आमिर हाजिब, आमिर हाजिब का प्रमुख कौन था? एदगीन। और किसके शासनकाल में? ये रजिया सुल्तान के शासनकाल में। ठीक है, इसका एक और प्रमुख था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जमालुद्दीन याकूद। रजिया का एक और वफादार था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने कौन सा कार्यभार संभालने दिया था? ये दिया था आमिर आखुर वाला। आमिर आखुर, मैंने आपको बताया था कि आमिर आखुर किसे कहा जाता है? अस्तबल का प्रमुख, जो घोड़ों को संभालता है ना, अस्तबल का प्रमुख, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आमिर आखुर को। ठीक है, और इसका प्रमुख कौन था? जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, ये बात हो गई रजिया के शासनकाल की। ठीक है, रजिया के बाद कौन आया था? बहराम शाह। मैंने अभी आपको हिंट किया था। ठीक है, बहराम शाह खैर उतना शक्तिशाली तो नहीं था, बस इन्होंने शासन किया था, तो हम खैर नाम जानना बहुत ज़रूरी है। रजिया के बाद आया था बहराम शाह। बहराम शाह का शासनकाल 1240 से तो 1242 एडी। चलो ठीक है। बहराम शाह के बाद एक और शासक आया था, उसका नाम था मसूद शाह। मसूद शाह यह भी उतना खास नहीं था। और इसका शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल था 1242 से तो 1246 एडी के बीच में। ठीक है, इसके बाद एक और शासन आएगा, सॉरी एक और शासक आएगा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हम इसके बारे में जानकारी जानेंगे। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद कौन था? बलबन का दामाद था। हम आगे पढ़ेंगे बलबन, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था बलबन। ठीक है, उसका दामाद था कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1246 से लेकर तो 1266 एडी तक, मतलब इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा था। ठीक है,
और यहाँ एक ऐसा शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यापन करता था। मतलब ये दिल्ली का राजा भी था, लेकिन ये साथ में टोपी भी सीता था। टोपी सीकर अपना जीवन व्यापन करता था। पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यापन करता था? वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है। इसी नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। उलुग खां की उपाधि किसे दी थी? ये दी थी बलबन को किसने दी थी? ये दी थी किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। चलो ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद कौन सा शासक आएगा? इसके बाद आएगा शासक कौन? बलबन। तो हम बात करेंगे बलबन के बारे में। आज आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे बलबन के बारे में। बहुत ही पावरफुल शासक था बलबन, और इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1266 से तो 1290 आप मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट शासक आएगा वो बस नाम मात्र का रहेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन? बलबन। हाँ, हम बात करेंगे बलबन के बारे में। ठीक है, बलबन ने जब से शासन स्टार्ट किया उसके शासन काल को हम कहते हैं बलबनी वंश। बलबनी वंश। पूछता है कि बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? वो था कौन? बलबन। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। पूछता है, बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। ठीक है, इसकी कुछ नीतियां थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी, फिर भी हम इसकी नीतियों के बारे में जानेंगे कि इसकी कौन कौन सी नीतियां थी। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। चलो ठीक है, देखो चालीसा दल का गठन किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने, हम सब जानते हैं। और चालीसा दल का विनाश कौन करेगा? ये करेगा बलबन। इसने क्या किया था? चालीसा दल का विनाश। चालीसा दल का विनाश ये किसने किया? ये किया किसने? बलबन ने। चालीसा दल क्या था? मतलब 40 गुलामों का एक समूह बोल सकते हैं, जिसे हम चालीसा दल या तुर्कान चहलगामी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका विनाश किसने किया था? इसका विनाश किया था बलबन ने। और बलबन ने ही अपने राज दरबार में एक रीति अपनाई थी। इसने सजदा तथा पैबोस तथा सजदा तथा पैबोस की रीति अपनाई थी। सजदा और पैबोस क्या होता है? देखो, मतलब दरबार में कोई शासक है और जब कोई आता है ना, तो शासक को झुक के सलाम करना, उसके हाथों को चूमना ही क्या कहलाता है? सजदा और पैबोस कहलाता है। मतलब कि शासक का पूरा सम्मान करना ही सजदा एवं पैबोस कहलाता है। जो बलबन था ना, ये ईरानी रीति रिवाजों से बड़ा प्रभावित था। मतलब जो इसकी अक्सर जो नीति आएंगी ना आगे, वो ईरानी सभ्यता से प्रभावित थी इसकी नीतियाँ। देखो, इसने एक और नीति अपनाई थी, लोह व रक्त की नीति अपनाई थी। लोह रक्त की नीति। ये पूछता है कि लोह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी किसने? बलबन ने।
और सजदा और पैबोज भी किसने अपनाया था? बलबन ने। ठीक है, और जो इसकी लौह और रक्त की जो नीति थी, इसने अपने विरोधियों के खिलाफ लगवाई थी। मतलब कि विरोधियों को कभी ये माफ़ नहीं करता था। कौन? बलबन। ठीक है, इसने एक उत्सव स्टार्ट किया था। उस उत्सव का नाम था क्या? नवरोज। नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया था। नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया था? ये करवाया था बलबन ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने इसके बारे में जानकारी जान ली। ठीक है, और हाँ एक बात और, बलबन को रक्त पिपासु भी कहा जाता था। बलबन को रक्त पिपासु भी कहा जाता था। रक्त पिपासु मतलब रक्त पीने वाला। क्यों? क्योंकि इसने लो और रक्त की नीति अपनाई थी, इसलिए इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। हाँ, मतलब वैम्पायर जो रहते हैं ना, बोलते हैं ना ब्लड पीने वाले, उससे उन्हीं कहते हैं क्या? रक्त पिपासु। इंग्लिश में वैम्पायर हो गया वो। ठीक है, हाँ। और बलबन की एक उपाधि थी। इसकी उपाधि का क्या नाम था? ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बलबन की एक उपाधि थी उलुग खां की उपाधि। उलुग खां। और ये उपाधि किसने दी थी? मैंने अभी आपको बताया था, नासिरुद्दीन महमूद ने। ध्यान रखा करो, नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उपाधि दी थी उलुग खां की। ठीक है, इसके दरबार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि रहते थे या फिर विद्वान रहते थे। उनका क्या नाम था? बताओ आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं। उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्हें क्या कहा जाता था? तूतिए हिंद या भारत का तोता, क्योंकि इन्हें ने ही भारत में तबला और सितार का आविष्कार किया था। अब चलो ठीक है, हमने बात करी बलबन की, और बलबन के बाद कौन आएगा? बलबन के बाद आएगा कौन? शमसुद्दीन कैमूर्स। और यहाँ कौन था? यहाँ स्लेव डायनेस्टी का अंतिम शासक था। कौन? शमसुद्दीन कैमूर्स। हम बस इसके बारे में एक लाइन जान लेते हैं। देखो, बलबन के बाद कौन आया? बलबन के बाद आएगा कौन? शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर्स। और इसकी हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या करेगा कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? शमसुद्दीन कैमूर्स की। और इसके बाद कौन सा वंश? इसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने अभी तक सारी जानकारी हमने हासिल कर ली। नहीं, सॉरी, शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है। शमसुद्दीन कैमूर से लास्ट था, जो लास्ट की लाइन थी आप वो भूल जाइएगा। जो थी गाजी मलिक, उसने तो उसकी हत्या करी थी। किसकी? खिलजी वंश के जो लास्ट वाला था शासक, उसकी हत्या करी। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स क्या था? इसका लास्ट शासक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? खिलजी वंश। ठीक है, एक पर्सन के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है उनके बारे में, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। आमिर खुसरो, आप तो जानते ही होंगे इनके बारे में। आमिर खुसरो, एक बार एसएससी में पूछा था कि आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। आमिर खुसरो के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था पता है आप लोगों को? जन्म बताओ इनका, आप भी बताओ इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1293 एडी में।
और कहाँ पर हुआ था, यही तो पूछा था कि इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था या फिर कहाँ पर हुआ था, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। देखो इनका जन्म हुआ था बदायूं में। मैंने आपको अभी बदायूं बताया था। और बदायूं कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और बदायूं का गवर्नर कौन था, इल्तुतमिश था। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद खान। वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद खान। और हाँ, जो ऑनलाइन है वाले गौर से लिखिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चल रहे हैं और टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि और हमने इस टॉपिक के बारे में सारा बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया था और पूरा एडवांस लेवल तक हम इसको लेके गए, ठीक है। और हाँ, इनकी कुछ उपाधि भी है। इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था तूतीय हिंद, तूतीय हिंद, या फिर भारत का तोता कहते हैं इनको, भारत का तोता, ठीक है। और इन्होंने किसका आविष्कार किया था, इन्होंने आविष्कार किया था तबला और सितार का। ये पूछता है कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, ये किया था आमिर खुसरो ने। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। और अमीर खुसरो का पता कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, ये देखो, ये बलबन के समय से ना, बलबन के टाइम से तो ये मोहम्मद बिन तुगलक तक थी ये, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल तक ये रहे हैं इनके दरबार में, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा। तो हमने आज पूरा क्या ख़त्म किया, स्लेव डायनेस्टी। तो होप आपको पसंद आया होगा ये सब चीज़ें। और हाँ, वीडियो को यार पहले शेयर ज़रूर कर देना आप लोग, तो ये बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना स्लेव डायनेस्टी। और हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।